वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं डी अलर्ट प्रथम सेमेस्टर के यहाँ पर बाल विकास के क्वेश्चंस को। तो आप सबके यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और इस वीडियो में आप सबके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कवर करना है। तो आप सबको ये पहली बार देखने को मिल रहा है और बीपीएम क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप सबको यहाँ पर हर एक प्रश्न व्याख्या सहित समझाया जाएगा। तो आप सभी बाल विकास के हर एक क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जो यहाँ पर नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आप सबकी क्लास के बारे में, आप सबके क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सभी के लिए हर एक क्लास, हर एक क्वेश्चंस आप सबको चैनल के माध्यम से बहुत ही सटीक और सही क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर आज अध्ययन करने वाले हैं बाल विकास का। चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं आज बाल विकास क्लास का अध्ययन। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि प्रश्न नंबर आपका वन जो है उसमें दिया है बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य है। तो आप सबको बताना है कि बालक के सर्वांगीण विकास को बाल्यावस्था कहते हैं और बाल्यावस्था से यही तात्पर्य है। आप सबका प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, बालक का विकास किस वर्ष में तेजी से होता है। तो आप सबका उत्तर यहाँ पर रहेगा कि आप सब यहाँ पर लिखेंगे कि बच्चे का विकास जो है वो 3 वर्ष से 6 वर्ष से 9 वर्ष तक तीव्र होता है। प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं जैसा कि 6 से 9 वर्ष तक इस समय में अधिक होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 आप सबका है, इसमें आप सब देख रहे हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास क्या है। तो आप सबको बताना है कि क्रो एंड क्रो ने कहा है बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, यानी बच्चा पैदा होने से पहले से और मृत्यु तक विकास होता है। क्रो एंड क्रो का कथन है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका 4 है, इसमें पूछा गया है कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप सबको बता दें कि सहसावस्था 1 से 5 तक आप सबकी हो गई, बाल्यावस्था 5 से 12 तक आपकी हो गई और किशोरावस्था 12 से 18 तक हो गई। तो आप सबकी यहाँ पर विकास की जो अवस्थाएं होती हैं सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका है, इसमें पूछा गया है बाल विकास का क्या महत्व है। तो आप सबको बता दें कि युवावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। वह अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना जान जाता है और सारे कार्य स्वयं करने लगता है। तो बालक जो है अपने सभी कार्य स्वयं करने लगता है और हर एक गतिविधि को भी पहचान लेता है। बाल विकास का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 6, इसमें पूछा गया है विकास कितने प्रकार का होता है। तो आप सबको बता दें कि विकास आपका हो गया नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 सामाजिक विकास और नंबर 6 आपका 5 हो गया गति विकास और नंबर 6 आपका हो गया भाषा विकास। आपके विकास यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया, इसमें पूछा गया है बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर बालक का जो सामाजिकरण है बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण सबसे अधिक होता है। बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा समाज की बातें सीखता है। प्रश्न नंबर 9 में आपके पूछा गया है व्यक्तित्व क्या है। तो आप सबको बता दें कि व्यक्तित्व वह एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, मतलब पूरा व्यवहार जो व्यक्ति का होता है उसके प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है, उसको व्यक्तित्व कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व के शारीरिक प्रकार बताइए। तो आप सबको बताना है यहाँ पर व्यक्तित्व के शारीरिक प्रकार हो गए आपके साइजैक्ट और साइक्लाइड
एस्थेनिक, और आपका हो गया एथलेटिक, और आपका हो गया पिकनिक। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 आपका हो गया, इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व मानव मापन की विधियां बताइए। तो व्यक्तित्व को किस प्रकार से मापा जाता है ये पूछा गया है। आप सबको बताना है कि व्यक्तित्व मापन की विधियां निम्न है, जिसमें आप सबकी आ जाएगी नंबर 1 पे साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, व्यक्तित्व व्रत विधि और प्रश्नावली विधि। तो ये सब व्यक्तित्व नापने की विधियां हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा गया है समायोजन की परिभाषा दीजिए। तो समायोजन की परिभाषा बहुत ही सरल है, आप सभी एक बार सुनेंगे तो आप सबको याद हो जाएगी। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वो चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप सभी देख सकते हैं, जिसके द्वारा अपने और अपने परिवेश के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार से रद्दोबदल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने और अपने जो आसपास के लोग हैं या फिर आपके साथी हैं, उन सब में जो वातावरण जो आप सब उनमें तालमेल बैठाल के रखते हैं, वही समायोजन कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 13, इसमें पूछा गया है साक्षात्कार किसे कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ आमने सामने होने वाला बातचीत जो है वो साक्षात्कार कहलाती है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। तो आप सबको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है, जिसको मापा जाता है और मूल्यांकन भी किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 15, इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत विशेषता कितने प्रकार की होती है। तो आप सबको बताना है नंबर 1 हो गया आपका शारीरिक विकास में भिन्नता, उपलब्ध में भिन्नता, अभिव्रत में भिन्नता और व्यक्तित्व में विभिन्नता। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 16, इसमें हो गया कल्पना से क्या तात्पर्य है। तो आप सबको बताना है कल्पना वास्तविक ऐन्द्रिक उत्तेजना अनुपस्थिति में ज्ञानात्मक अनुभव के रूप में परिभाषित की जा सकती है, जो सामान्य रूप से पूर्व प्रत्यय से संबंधित होती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 17, इसमें पूछा गया है चिंतन से क्या आप क्या समझते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपको आंसर बताना है। श्री जे रास के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक रूप में एक मानसिक प्रक्रिया है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 18, इसमें पूछा गया है चिंतन के प्रकार बताइए। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्याक्षात्मक चिंतन, और आपका हो गया प्रत्ययात्मक चिंतन आदि। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 19, इसमें पूछा गया है तर्क के प्रकार बताइए। तो आप सबके तर्क के यहाँ पर जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। आप सबको बताना है आगमन तर्क, उपमान तर्क और निगमन तर्क। ये आप सबके 3 प्रकार होते हैं तर्क के। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, इसमें पूछा गया है बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो आप सबको बता दें कि वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है, जैसा कि बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित होती हैं, और नंबर 2 आपका हो गया बालकों में मूल शक्तियों का प्रमुख कारण उसका वंशानुक्रम है। ये आप सबके बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 21, इसमें पूछा गया है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये कथन किसका है। आपको याद रखना है कि नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं व्यक्ति में जो पैदा होती हैं वो प्रश्न किसका है, कौन से मनोवैज्ञानिक का है। तो आपको बताना है हरलाक का। जी हाँ, हरलाक का। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 22, इसमें पूछा गया है वंशानुक्रम की परिभाषा दीजिए। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया वंशानुक्रम के कोई 5 निम्न
नियम लिखिए। तो आप सबका प्रश्न नंबर 23 है, इसमें आपको 5 नियम बताना है। नंबर 1 आपका हो जाएगा समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, और आपका हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुण के समान्वय का नियम। आगे देखिए प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए आपका हो गया 36। इसमें पूछा गया है बुद्धि एवं विकास में संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम बताइए। तो आपको यहाँ पर बुद्धि और विकास में जो संबंधित कारक हैं उनके नाम बताना है 2। तो आप सबका हो जाएगा यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा बालक का भोजन, और नंबर 2 हो जाएगा लौकिक अंतर। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका हो गया 37। इसमें है आप सबका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं। तो आप सबका नंबर 1 हो जाएगा बालक का भोजन और वंशानुक्रम। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 38। इसमें पूछा गया है प्रयास एवं त्रुटि के संबंध सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका टेट में भी आता है। तो आप सबको बता दें कि यहाँ पर आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक। जी हाँ, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक महोदय जी का था। आगे देखिए प्रश्न आप सबका हो जाएगा 39। इसमें पूछा गया है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर आपका सूझ से हो जाएंगे कोहलर। जी हाँ, सूझ से आपके हो जाएंगे कोहलर, इसके प्रतिपादित थे। तो आप सबका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। इसमें पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर वंशानुक्रम, विद्यालय और तथा शिक्षा, समाज, मित्र समूह, शारीरिक स्वास्थ्य एवं बुद्धि लब्धि। तो ये सब आप सबके जो हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 41। इसमें पूछा गया है व्योगास्की के सीखने के कितने सिद्धांत हैं। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि 4 सिद्धांत हैं। संज्ञानात्मक विकास, अंतःक्रिया, समाज का अधिगम पक्ष, अधिगम स्तर पर भिन्नता, ये 4 प्रकार होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 42। इसमें पूछा गया है 42 प्रश्न में अनुकूलित अनुक्रिया से तात्पर्य है। तो आप सबको बताना है क्या तात्पर्य है। यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ होता है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न किया होना। जैसा कि आप सब देख सकते हैं किसी वस्तु को देखकर बालक का डर जाना, ये आप सबका हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 43। इसमें बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखिए पूछा गया है। तो आप सबको लिखना है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, इन्होंने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक को कहा है क्रो एंड क्रो ने। और आगे देखिए प्रश्न आपका है 44। इसमें पूछा गया है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की 2 विधियां लिखिए। तो आप सबका यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा मनोविश्लेषण विधि, और दूसरा आप सबका हो जाएगा व्यक्तिगत निदान विधि। ये 2 विधियां आप सबकी हो जाएंगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 45। इसमें पूछा गया है रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो आप सबका रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि होगी। जैसा कि आप सब अगर पढ़ाई में अपना मन लगाकर पढ़ेंगे, रुचि से पढ़ेंगे, तो ही आप सब अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो आप सब रुचि के संबंध में लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 46। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों का नाम बताइए। तो इसमें आप सबका हो जाएगा नंबर 1 वंशानुक्रम, वातावरण, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 हो जाएगा संवेगात्मक, और नंबर 4 आ जाएगा सामाजिककरण, और नंबर 5 आपका आ जाएगा शारीरिक तत्व। आप सबका प्रश्न नंबर हो गया 47। इसमें पूछा गया है अधिगम वक्र से क्या तात्पर्य है।
तो आप सब यहाँ पर लिख देंगे कि गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार से आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस को देखते चलें। आगे देखिए, आप सबका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 48। इसमें आप सबका पूछा गया है कि अधगम वक्र के प्रकार बताइए। तो आप सबको यहाँ पर 2 प्रकार बताने हैं। आप सबका हो जाएगा ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र और धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप सबका आ जाएगा 49। इसमें पूछा गया है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए। तो आप सबको बताना है कि इसके 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा सकारात्मक, नंबर 2 आपका हो जाएगा नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और नंबर 3 आप सबका हो जाएगा लंबात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और नंबर 4 आपका हो जाएगा क्षितिज प्रशिक्षण स्थानांतरण, और नंबर 5 आपका हो जाएगा एक पक्षीय प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसी प्रकार से आपके 5 प्रकार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से सभी क्लासों का अध्ययन करते रहें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 50। इसमें पूछा गया है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत बताइए। तो आप सबको बताना है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। नंबर 1 आप सबका हो जाएगा समान तत्वों का सिद्धांत, नंबर 2 मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, नंबर 3 औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, और नंबर 4 आपका हो जाएगा सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 51। इसमें पूछा गया है अधिगम पठार के 4 प्रमुख कारण बताइए। तो आप सबका हो जाएगा नंबर 1 शारीरिक सीमा, और नंबर 2 प्रेरणा का अभाव, नंबर 3 आपका हो जाएगा अभ्यास का अभाव, और नंबर 4 आ जाएगा आपका त्रुटियों का स्थानांतरण। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 52। इसमें पूछा गया है शिक्षण का लंबात्मक स्थानांतरण क्या है। तो आप सबको बताना है कि पूर्व में सीखे गए कार्यों के अर्जित किए गए ज्ञान का जो भविष्य में उपयोग किया जाता है उसे लंबवत स्थानांतरण कहते हैं। जैसा कि आप सबने कोई कविता या पोयम छोटे पर सीखी है, उसको आप बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, और उस ज्ञान को जो आपने बहुत समय पहले अर्जित किया था उसको आगे काफ़ी समय तक आप सबको जो ज्ञान याद है उसको आप लंबवत स्थानांतरण कह सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 53। इसमें पूछा गया है रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो रुचि की 2 विशेषताएं हो जाएंगी। नंबर 1 हो जाएगा आपका रुचि ज्ञान पर आधारित होती है। जिस किसी भी चीज़ में रुचि आपकी होती है उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और नंबर 2 हो जाएगा आपका रुचि एवं ध्यान एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। जैसा कि आपको जो भी सीखने में रुचि है उससे आप सबको ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हो गए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 54। इसमें पूछा गया है अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार बताइए। तो आप सबका हो जाएगा नंबर 1 आंतरिक अभिप्रेरणा, और नंबर 2 बाह्यक अभिप्रेरणा। आप लोग देखिए, प्रश्न नंबर आपका है 55। इसमें पूछा गया है अभिप्रेरणा के 4 विधियां बताइए। तो आप सबको बताना है नंबर 1 पुरस्कार तथा दंड। जी हाँ, बच्चे को पुरस्कारित करके भी और दंड दे के भी दोनों तरह से अभिप्रेरित किया जाता है। और नंबर 2 आप सबका हो जाएगा सफल तथा असफल से। सफलता प्राप्त करके भी प्रेरणा मिलती है, और कुछ बच्चे असफल होकर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। जैसा कि 3rd नंबर पे आप सबका हो जाएगा नवीनता, और 4 नंबर पे आप सबका हो जाएगा प्रगति का ज्ञान। इसी प्रकार प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 56। इसमें आप सबका हो जाएगा सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है। तो आप सबको बताना है सकारात्मक अभिप्रेरणा द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 57। इसमें पूछा गया है ध्यान को कहते हैं अवधान की प्रक्रिया दीजिए।
तो आप सबका हो जाएगा रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मानसिक के समान स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 58। इसमें पूछा गया है ध्यान के प्रकार बताइए। तो आप सबको ध्यान के प्रकार बताना है। नंबर 1 आपका हो जाएगा ऐच्छिक अवधान और नंबर 2 आपका हो जाएगा अनैच्छिक अवधान। आगे देखिए प्रश्न आपका होगा 59। इसमें पूछा गया है ऐच्छिक अवधान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको बताना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी लिखेंगे विचारिता और अविचारिता, ये 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 60। इसमें पूछा गया है अनैच्छिक अवधान कितने प्रकार के होते हैं। तो अनैच्छिक अवधान जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सहज और बाध्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है 61 जो प्रश्न है उसमें आप सबके पूछा गया है कि ध्यान को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए। तो आप सबका हो जाएगा 4 कारक। नंबर 1 गति, नंबर 2 अवधि, नंबर 3 ज्ञान और नंबर 4 लक्ष्य। ये चारों आप सभी नोट करते चलें और आप सभी एक कॉपी एक पेन लेकर बैठें। हर एक क्वेश्चंस के आंसर को आप सभी नोट करते चलें। आगे देखिए अगर जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं उन सबको बता दें कि आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो आप सबको सारे क्वेश्चंस के आंसर लर्न हो जाएंगे। तो आप बार बार रिपीट कर वीडियो को सुन लीजिए और आप सबको हर एक क्वेश्चंस का आंसर पता लग जाएगा। आप सभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 62। इसमें पूछा गया है रुचि की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आप सबको क्रो एंड क्रो के अनुसार जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं परिभाषा, वो आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं। रुचि की परिभाषा जो है आप सब नोट करिए। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 63। इसमें पूछा गया है रुचि को विकसित करने के 2 उपाय बताइए। तो आप सबको बताना है बालकों को भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। भ्रमण मीन्स हो गया घूमना। बालकों को घुमाने ले जाना चाहिए जिससे उनके ज्ञान का जो है विकास होता है और उनके अंदर जो है रुचि पैदा होती है, जागृत होती है। आप इसको सरल भाषा में अपनी भाषा में भी रूपांतरण कर सकते हैं। आगे देखिए रुचियों का संबंध आदत से स्थापित कर रुचि को स्थायी बनाया जा सकता है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 64। इसमें पूछा गया है अर्जित रुचि किसे कहते हैं। तो आप सबका यहाँ पर आ जाएगा बेरुचियाँ जो जन्मजात नहीं होती हैं अपितु व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। अर्जित मतलब इकट्ठा, मतलब अपने आसपास से सीखकर, अपने भाई बहनों से सीखकर जो हम रुचि कार्य करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उसको रुचि कहते हैं। तो आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए आप सबका प्रश्न हो गया 65। इसमें पूछा गया है स्मरण से क्या तात्पर्य समझते हैं। तो आप सबको यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार लिखना है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मरण कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। आप सब समझ सकते हैं कि आप सब ने जो पूर्व में सीखा हुआ है उसको याद रखना ही रुचि या स्मृति होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 66। इसमें पूछा गया है स्मृति के प्रकार को बताइए। तो यहाँ पर स्मृति के प्रकार जो हैं आप सभी देख सकते हैं व्यक्तिगत स्मृति, आध्यात्मिक स्मृति और स्थायी स्मृति, तार्किक स्मृति, यानी यहाँ पर आप सबके स्मृति के 4 प्रकार बताए गए हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 67। इसमें पूछा गया है स्मृति के अंग बताइए। तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा स्मृति के अंग सीखना, धारण और पुनः स्मरण और पहचान। तो 4 स्मृति के अंग होते हैं, आप सब इसको नोट करें। 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग होते हैं। आगे देखिए आप सबका प्रश्न है 68। इसमें पूछा गया है कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर फ्राइडे के अनुसार आप सबका विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा
दुखद अनुभवों की स्मृति को अलग कर दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 69। इसमें पूछा गया है मनोवैज्ञानिक स्मृति क्या है। तो आप सबको बताना है कि अपने शरीर के किसी अंग द्वारा किए जाने वाले अभ्यास या कार्य को स्मरण रखने वाली स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 70। इसमें पूछा गया है अच्छी स्मृति की विशेषता बताइए। तो आप सबकी हो गई सीखी हुई बात को जल्दी से याद करना, और उसको महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि व्यक्ति को सीखी हुई बात जल्दी से याद आएगी और उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। तो आप सबका क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो रहा है 71। इसमें आप सबको बताना है अच्छी स्मृति के कोई 4 लक्षण बताइए। तो इसमें आप सबका नंबर 1 हो जाएगा शीघ्र अधिगम, नंबर 2 हो जाएगा उत्तम धारणा और शक्ति, नंबर 3 आपका हो जाएगा शीघ्र पुनः स्मरण, और नंबर 4 आपका हो जाएगा शीघ्र पहचान। आगे देखिए प्रश्न आपका है 72। इसमें पूछा गया है स्मृति के कोई 4 कारण दीजिए। तो नंबर 1 आप सबका हो जाएगा समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान व इच्छा का प्रभाव, सीखने की कमी, स्मरण न करने की इच्छा। ये आप सबके हो जाएंगे स्मृति के कोई 4 कारण। आगे देखिए प्रश्न आप सबका हो जाएगा 73। जी हाँ 73 क्वेश्चन यहाँ से आप सभी नोट करिए। आप सबका हो जाएगा विस्मृति को कम करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1 आपका हो जाएगा पूरे पाठ का स्मरण, नंबर 2 आपका हो जाएगा बालक का स्मरण करने में ध्यान, और नंबर 3 आप सबका हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति, और नंबर 4 आपका हो जाएगा स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। और इसी प्रकार आप सभी देखिए 74 क्वेश्चंस स्मृति को उन्नत करने के 2 उपाय बताइए। तो यहाँ पर आप सबका नंबर 1 नोट करिए बालकों को याद कराई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करवाई जानी चाहिए और जिसे वह भूल ना पाए। नंबर 2 आपका होगा नया ज्ञान देते समय पूर्व ज्ञान से उसका संबंध अवश्य स्थापित किया जाए। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 75। इसमें पूछा गया है वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 76। इसमें पूछा गया है कौन कौन से कारण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सबको यहाँ पर बताना है नंबर 1 आप सब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर बौद्धिक क्षमताएं, चारित्रिक रुचियाँ आदि मनोविज्ञान कारण व्यक्तित्व के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप सभी नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 77। इसमें पूछा गया है आत्मकथा कौन सी विधि है। तो आत्मकथा की विधि आप सब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आत्मकथा व्यक्तिनिष्ठ विधि है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 78। इसमें पूछा गया है मनुष्य के व्यक्तित्व में समायोजन योग्यता का विकास किस प्रकार होता है। यहाँ पर आप सबका उत्तर हो जाएगा सामाजिक अनुभवों के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व में समायोजन योग्यता का विकास होता है। प्रश्न नंबर देखिए 79। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो आप सबकी नंबर 1 हो जाएगी एकता, नंबर 2 सामाजिकता, नंबर 3 आत्म चेतना, और नंबर 4 आप सबकी हो जाएगी ध्यान की ओर अग्रसर होना। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 80। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक बताइए। तो आप सबके यहाँ पर हो जाएंगे 4 कारक, जिसमें आपका सबसे प्रथम हो जाएगा पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण और स्कूल वातावरण। आप सभी इनको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आप सबका है बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, इसको आप सभी नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपका टेट, सीटेट, एसटेट हर एक एग्ज़ाम में आता है। 80
1 जो क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो आप सबका ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस बार भी आया था यूपी टेट में। तो आप सब इसको नोट करें कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। जैसे आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे आप सबका वास्तविक आयु और आप सबका हो जाएगा शारीरिक आयु गुणे 100। यह आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 82। इसमें पूछा गया है सामूहिक बुद्धि शिक्षण क्या है। तो आप सबको बताना है कि जिस परीक्षण के द्वारा एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि का मापन एक साथ किया जा सकते हैं उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 83। इसमें पूछा गया है कि बाल विकास का क्षेत्र कैसा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करिए। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 84। जी हाँ, 84 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करिए। इसमें पूछा गया है कि 84 क्वेश्चन में पूछा गया है सृजनात्मकता क्या है। तो आप सबको बताना है कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों में से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 85। इसमें पूछा गया है सृजनात्मकता के किन्हीं 2 तत्वों को बताइए। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि सृजनात्मकता के 2 तत्व हैं। नंबर 1 हो जाएगा समस्या की पुनर्व्याख्या और नंबर 2 आपका हो जाएगा सामंजस्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप सबका हो जाएगा 86। इसमें पूछा गया है कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है, ये कथन किसका है। तो आपको बताना है, ये कथन आपका फ्राइडे का है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 87। इसमें पूछा गया है दोस्तों किशोरावस्था किस आयु से किस आयु तक मानी जाती है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। जी हाँ, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आप सबका हो जाएगा 88। इसमें पूछा गया है किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आप सबको बताना है कि किशोरों के समुचित विकास के लिए सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण तथा आदर्श शिक्षण का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 89। इसमें पूछा गया है संवेगात्मक विकास का संबंध किससे होता है। तो आप सबको बताना है कि संवेगात्मक विकास का संबंध भय एवं क्रोध से होता है। जी हाँ, भय एवं क्रोध से होता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका आ जाएगा 90। तो इसमें पूछा गया है तार्किक चिंतन क्या है। आप सबको बताना है जब कोई गंभीर समस्या उठ खड़ी होती है तब उस समस्या के लिए किया जाने वाला तार्किक चिंतन कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 91। इसमें पूछा गया है प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को क्या कहते हैं। तो आप सबको बताना है प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को अभिप्रेरणा कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आप सबका हो गया अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि क्या है। तो आप सबको बताना है अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि पुरस्कार, प्रशंसा और प्रतियोगिता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 93। इसमें पूछा गया है किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण क्या कहलाता है। तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा कि किसी एक ही वस्तु पर जो चेतना का केंद्रीकरण है वह हो जाता है अवधान कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आप सबका है 94। इसमें पूछा गया है कि बालकों में किस तरह की
असमानता होती है। तो आप सबको बताना है कि बालकों में मानसिक विकास, बौद्धिक दुर्बलता तथा बाल अवधान से असमानताएं होती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आप सबका हो जाएगा 95। इसमें पूछा गया है CAT का निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा CAT का निर्माण लियोपोल्ड वेलॉक तथा आप सबके आ जाएंगे सोनिया सोरेल वेलॉक ने सन 1949 में किया, 1949 में किया। आगे देखिए, प्रश्न आप सबका हो जाएगा 96। इसमें पूछा गया है तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ, जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये विचार किसने दिया? तो आप सब इसका आंसर नोट करेंगे। वाटसन ने कहा था। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 97। इसमें पूछा गया है बालक के संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप सबको यहाँ पर बताना है जीन पियाजे ने किया। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 98। इसमें पूछा गया है कृदंत बलबलाना और हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसी अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है? तो आप सबको बताना है सहसावस्था में। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 19। इसमें पूछा गया है जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा अंतर्ज्ञान के विचार का काल और नंबर 2 हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक काल। ये दोनों हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका 100 है। इसमें पूछा गया है गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यता को वर्गीकृत किया है? तो आप सबका यहाँ पर हो जाएगा विषय वस्तु, क्रियाएं तथा उत्पादक, ये तीनों। आगे देखिए 101 क्वेश्चन नंबर है। इसमें पूछा गया है युग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का किन किन भागों में वर्गीकरण किया है? तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि युग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को अग्रलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे आप सबका आ जाएगा नंबर 1 व्यक्तित्व, अज्ञानतम मन और सामूहिक ज्ञानतम मन। प्रश्न नंबर 105। इसमें आप सभी देख रहे हैं अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख लेता है तो वह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आती है? तो आप सबको बताना है अभ्यास विधि अथवा प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। जी हाँ, ये थॉर्नडाइक महोदय जी का है, आप सभी देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 106। इसमें पूछा गया है जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार गिराता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाना कि बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्रव करना किसने और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको ये बताना है ये सिद्धांत जो है पावलोव का है और इसके जो प्रक्रिया है वह सिद्धांत है उसको कहते हैं पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये संबंध के प्रतिक्रिया संबंध सिद्धांत है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 107। इसमें पूछा गया है बालक में पाए जाने वाले जन्मजात दोषों के नाम लिखिए। तो आपका है
आपको बताना है यहाँ पर प्यास, भूख, निद्रा तथा काम। आगे देखिए प्रश्न आपका है 108। इसमें पूछा गया है वह व्यक्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति अध्ययन केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपको उत्तर में बताना है ध्यान अथवा एकाग्रता। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 109। इसमें पूछा गया है नृत्य जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो आप सबको बताना है तत्परता, चिंता, अवधान और सीखने की पुनरावृत्ति। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 110। इसमें पूछा गया है अवगिरकृत प्रदंत के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यमिक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, इस सूत्र को नोट कर सकते हैं। और आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 111। इसमें पूछा गया है किशोरावस्था किस आयु से किस आयु तक मानी जाती है? तो आप सबको बताना है किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 112। इसमें पूछा गया है वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? तो इसमें आप लिख देंगे किशोरावस्था में होती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 113। इसमें पूछा गया है कौन सी अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है? तो ये भी आप सबकी किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है। आगे देखिए किशोरावस्था की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप सबको लिखना है शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, और आप सबका हो जाएगा विषम लिंगों के प्रति आकर्षण, और आप सबका हो जाएगा काम भावना का विकास। आगे देखिए प्रश्न आपका है 115। इसमें पूछा गया है किशोरावस्था की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो आपका हो जाएगा शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक क्षमता की शिक्षा, और आप सबकी हो जाएगी विभिन्न निर्देश देना। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 116। इसमें पूछा गया है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था, अंतर ज्ञान के विचार का काल, और मूर्त संक्रियात्मक काल। आप सबका हो जाएगा औपचारिक संक्रिया की अवस्था। आगे देखिए प्रश्न आपका है 117। इसमें पूछा गया है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को बताइए। तो आप सबका हो जाएगा नंबर 1 माता पिता का दृष्टिकोण, नंबर 2 परिवार की सामाजिक स्थिति, बुद्धि और मानसिक योग्यता। आप सबका हो जाएगा 4 विद्यालय का वातावरण। आगे देखिए प्रश्न आपका है 118। इसमें पूछा गया है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को बताइए। तो आप सबको यहाँ पर बताना है वंशानुक्रम आपका हो जाएगा, और आपका हो जाएगा विद्यालय का वातावरण, आप सबका हो जाएगा संस्कृति और समूह। ये चारों कारक होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप सबका है यहाँ पर 119। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो आप सबका हो जाएगा व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जो है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में और लैटिन भाषा में, दोनों भाषा में बताया गया है, और यहाँ पर आप सभी इसको पढ़कर नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 121। इसमें पूछा गया है सांख्यिकी का जनक किसे माना गया है? तो आपको बताना है किसे माना गया है। यहाँ पर आपके हो जाएंगे गार्ड, फ्राइडे, एक्केलवेल। आगे देखिए आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 191। इसमें 21। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो आप सबको परिभाषा लिखनी है।
आप सब लिखेंगे मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, सामर्थ्यों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के संबंध में लाक्षणिक संकलन के रूप में की जाती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 22। इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो आपका हो जाएगा वंशानुक्रम, वातावरण। 123 इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो आप सबका हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व और आपका उभयमुखी व्यक्तित्व। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका है 124। इसमें पूछा गया है निष्क्रिय विस्मृति क्या है। तो आप सबको बताना है कि जब कोई व्यक्ति बिना प्रयास किए किसी घटना को अपने आप भूल जाता है, यह निष्क्रिय विस्मृति कही जाती है। याद रखना स्मृति होता है और भूलना विस्मृति होता है। आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 125। इसमें आपका हो जाएगा सबसे अधिक अनिश्चित माध्य कौन सा है। तो आप सबका हो जाएगा बहुलक। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 126 में पूछा गया है वंशानुक्रम की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो आप सबका हो जाएगा वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है वंशानुक्रम, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक चलता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 127। इसमें पूछा गया है जन्मजात रुचि किसे कहते हैं। तो आप सबका हो जाएगा जो जन्म से होती है उसको जन्मजात रुचि बोलते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 128। इसमें पूछा गया है वंशानुक्रम के कोई 5 नियम लिखिए। तो आप सबका नंबर 1 हो जाएगा समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और आपका हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम तथा आप सबका हो जाएगा अर्जित गुणों के समन्वय का नियम। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका है 129। इसमें पूछा गया है विभिन्नता के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो आप सबको बताना है कि विभिन्नता के नियम को जो है प्रतिपादित करने वाले डार्विन तथा लैमार्क हैं। ये दोनों वैज्ञानिकों ने किया है। तो आप सभी इसका नाम नोट कर लें, डार्विन तथा लैमार्क ने किया। आगे देखिए, वंशानुक्रम द्वारा बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपको बताना है कोई प्रभाव बताइए। तो आप सबको प्रभाव बताना है। नंबर 1 आप सबका हो जाएगा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेणी तथा प्रभाव, बुद्धि प्रभाव तथा चारित्र्य पर प्रभाव, ये सब प्रभाव पड़ते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 131। इसमें पूछा गया है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारण क्या हैं। तो आप सबका उत्तर हो जाएगा पारिवारिक वातावरण, सामाजिक स्थिति और विद्यालय वातावरण, संचार माध्यम, ये आप सबके हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 132। इसमें पूछा गया है समायोजन किसे कहते हैं। तो आप सबका हो जाएगा समाज में रहते हुए अनेकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह स्वयं को समाज के अनुकूल बताता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो जाएगा 133। इसमें पूछा गया है मध्यमान का अर्थ बताइए। तो आप सबको बताना है कि गणित की भाषा में जिसे औसत कहते हैं या सांख्यिकी कहते हैं उसे मध्यमान भी कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 134। इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नता को कोई 2 प्रकार बताइए। तो आप सबका हो जाएगा व्यवहारिक व्यक्तिगत में भिन्नता और शारीरिक विकास में भिन्नता। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 135। इसमें पूछा गया है शिक्षक को गृह कार्य देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक को गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों को अधिक तथा कठिन कार्य और मंद बुद्धि वाले बालकों को मानसिक योग्यता के अनुसार कार्य देना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 136। इसमें पूछा गया है वैयक्तिक भिन्नता के 4 कारण बताइए। तो आप सबका हो जाएगा नंबर 1 वंशानुक्रम, नंबर 2 लिंग संबंधी
भेद। और नंबर 3 आपका हो जाएगा पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा 4 नंबर पे हो जाएगा आपका बुद्धि। आगे देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 137। इसमें पूछा गया है कल्पना क्या है। तो आप सबको यहाँ पर बताना है कि कल्पना क्या है। तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा मैकडूगलर के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 138। इसमें पूछा गया है चिंतन की परिभाषा दी कीजिए। तो रास के अनुसार आपको करना है यहाँ पर चिंतन मानसिक प्रक्रिया या ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन को सामान्य रूप में सोचना कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 139। इसमें पूछा गया है तर्क का अर्थ बताइए। तो आपको यहाँ पर तर्क का अर्थ बताना है। तर्क चिंतन को सर्वोत्कृष्ट क्रिया अवस्था है। तो आप सब इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 140। इसमें पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन से हैं। तो आपको बताना है माध्यम, माध्यमिक और बहुलक। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 141। इसमें पूछा गया है सृजनात्मकता की परिभाषा लिखिए। आपकी हो जाएगी ये कार्बोस्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 142। इसमें पूछा गया है विचारात्मक अनुकरण किसे कहते हैं। तो आप सबको बताना है किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को उसी रूप में स्वीकार करना और उसी रूप में प्रकट करना विचारात्मक अनुकरण कहलाता है। यहाँ पर आप सभी देखिए 143। इसमें पूछा गया है बुद्धि की एक परिभाषा लिखिए। तो आप सबको लिखना है कि यहाँ पर स्टर्न के अनुसार बुद्धि शब्द मनुष्य की उस योग्यता का सूचक है जिसके द्वारा वह किसी नवीन परिस्थिति में पढ़कर अपनी समस्याओं को हल करता है। तो आप सभी यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और आप सबके यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आप सभी यहाँ से नोट्स अच्छे से बनाकर तैयार कर लें और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, प्रदीप स्टडी अड्डा चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और आप सबको यहाँ पर पूर्ण रूप से आप सबकी तैयारी कराई जाएगी। आप सबको हर एक क्लास बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप सबको किसी क्वेश्चंस में समझ में कुछ नहीं आता है तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।